करते थे जो इंडस्ट्रियलाइज तो जरूर थे, लेकिन उनकी इकोनॉमी ट्रांजिशन से गुजर रही है। कौन से ट्रांजिशन से बताया था? मार्केट इकोनॉमी, यानी कि उनकी क्लोज्ड इकोनॉमी से अब इकोनॉमी ओपन हो रही है, यानी कि उन इकोनॉमीज में अब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। स्टेट ओन्ड से वो प्राइवेटली ओन्ड कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। एनेक्सर 1 में वो है। एनेक्सर 2 जो है आपका, इसमें भी वही है, प्लस डेवलप्ड कंट्री है वेस्ट के, इंडस्ट्रियलाइज एंड वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज है वेस्ट के, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका मान लो, नॉर्थ अमेरिका माइनस मैक्सिको, कनाडा, यूएस और वेस्टर्न यूरोप और ऑस्ट्रेलिया मान लो, इसमें न्यूजीलैंड मान लो, बस। ब्रिटिश कॉलोनी जितनी थी वो ये वाली कनाडा वाली। तो ये एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में बस इतना ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों ही डेवलप्ड। बस एनेक्सर 1 में वो है जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हुआ करते थे एक जमाने में, और एनेक्सर 2 में वो है जो पैदाइशी कैपिटलिस्ट है। उनकी इकोनॉमी ट्रांजिशन से नहीं गुजर रही है, उनकी तो मार्केट 100 साल से खुले, 200 साल से खुले। अमेरिका का मार्केट 300 साल से खुला है, चाहो व्यापार करो, ठीक। तीसरा जो कंसेप्ट आपको क्लियर करना है वो ये है कि अब इसमें है नॉन एनेक्सर 1 कंट्री। तीसरा महत्वपूर्ण, नॉन एनेक्सर 1 में कौन से हैं? नॉन एनेक्सर 1 में जो कंट्रीज आते हैं वो है मोस्टली डेवलपिंग कंट्री। तो इन्होंने कहा गया है कि भाई ये जो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 कंट्रीज हैं ये हेल्प करेंगे किनकी? डेवलपिंग कंट्रीज की। डेवलपिंग कंट्रीज कौन से? जो नॉन एनेक्सर 1 में। चौथी कैटेगरी इसमें बनाई गई क्योटो प्रोटोकॉल वाले में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, एलडीसी। ये 4 ही कैटेगरी है। ये मोटा मोटा अब तक समझ में आ गया हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी ये तो समझ में, रिवाइज करना पड़ता है ना, ये कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें इन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल में यह कहा कि ग्रीन हाउस गैसेज समस्या है। ये तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो शुरुआत है साइन तो हुआ है 97 में, लेकिन इसमें काम 94 से शुरू हो गया था। 3 मीटिंग हुई, सीओपी 3 हो चुकी थी, सीओपी 3 थी। 1 मिनट, तो 4 तरह के जो कंट्रीज हैं इनमें ये 94 में ही ये क्योटो प्रोटोकॉल बनना शुरू हो गया, 97 में फाइनल हो गया। सीओपी 3rd में फाइनल हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्योंकि यूएनएफसीसीसी तो 92 में ही बन गया था। इंप्लीमेंट भले बाद में हुआ हो, वो कंसेप्चुअलाइज तो तभी हो गया था 96 में, 97 में क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल में ये सब आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज जिम्मेदार है। तो इसमें ये बना कि अब इसकी मैकेनिज्म क्या बनाई जाए, कैसे कम किया जाए।
तो मैकेनिज्म में 3 मैकेनिज्म निकल के आती है कुछ रिपोर्टों का, और उसमें ये कहा कि इन्हीं को फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म कहा गया। फ्लेक्सिबल है ये सारी मैकेनिज्म, इन्हीं को फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म कहा गया कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उन सबको, कि वो इनमें से जो चाहे सो अडॉप्ट कर लें। 3 मैकेनिज्म निकली। पहली निकली CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं, इनमें से जिस पे चाहो उस पे चल लो। वन इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। दूसरी निकली जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, JI। और तीसरी जो निकली वो इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, IET, जिसे शॉर्ट में एमिशन ट्रेडिंग भी कहते हैं। लिखते चले जाओ, एमिशन ट्रेडिंग, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन और CDM। जिनमें से पहली जो 2 है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन और एमिशन ट्रेडिंग, इसमें कोई भी काम में नॉन एनेक्सर 1 कंट्री, नॉन एनेक्सर 1 कंट्री मतलब डेवलपिंग कंट्री शामिल नहीं है। ये केवल एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 के बीच का है, डेवलप्ड कंट्रीज का। इससे आपको कोई लेना देना नहीं भाई। उसमें 4 तरह की पार्टी थी ना, एनेक्सर 1 पार्टी, एनेक्सर 2 पार्टी और नॉन एनेक्सर 1 पार्टी और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इनसे कोई लेना देना नहीं। ये एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 वालों के बीच का मामला है, मोस्टली एनेक्सर 1 के बीच में ही है। एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 के बीच का मामला, आपसे कोई मतलब नहीं। देला JI और एमिशन ट्रेडिंग, इसे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको कि JI क्या है और एमिशन ट्रेडिंग क्या है। सबसे पहले जो अपन से संबंधित है, यानी जो हम डेवलपिंग कंट्री, उस दिन मैंने एक सवाल पूछा था, वो ये था कि आप ये बताइए कि इंडिया की हैसियत क्या है। तो शायद कुछ लोगों को ध्यान नहीं था। इंडिया इज ए नॉन एनेक्सर 1 पार्टी, डेवलपिंग में है। अब सबसे पहले मैं आपको ज्योग्राफी क्लियर करता हूं और लिखते चले जाइए। मेरे पास सूची बना रखी है मैंने। हाँ जी, एनेक्सर जो 1 पार्टी है, मोस्टली एनेक्सर 1 एनेक्सर 2, बस अंतर वही है, मैंने बताया कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट हैं सब डेवलप्ड ही वो। अब इसमें जो कंट्रीज है उनके नाम लिख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और पूरे एशिया में कोई कंट्री नहीं है एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। गल्फ का भी कोई कंट्री नहीं है। और आगे बढ़ो पश्चिम की तरफ, अब आ जाओ यूरोप पे। यूरोप में एशिया का केवल एक ही कंट्री है इसमें एनेक्सर 1 में, दैट इज जापान। मैं उल्टा शुरू कर रहा हूं मैप को, न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, और फिर ग्लोब से क्रॉस करके आ जाइए गल्फ तक, इंडिया को क्रॉस करते हुए। एक भी कंट्री नहीं है। उसके बाद फिर इसमें जो पहला कंट्री आता है इधर की तरफ से, वो आता है टर्की। टर्की एनेक्सर 1 में माना, डेवलप्ड है टर्की। और फिर यूरोप के कंट्री हैं, जैसे स्पेन है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, यूक्रेन है, पुर्तगाल है, पोलैंड है, नॉर्वे है, जर्मनी है, फ्रांस है, लाटविक कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रिया है, आयरलैंड है, यूके है। ऑलमोस्ट यूरोप के कंट्री है। यूरोप में 2-4 गरीब कंट्री होंगे, वही वाले उसमें होंगे नॉन एनेक्सर 1 में सब सेठ कंट्री है सब। फिर आगे बढ़ते हैं उधर, तो कनाडा है और USA।
साउथ अमेरिका का एक भी कंट्री नहीं है इसमें। और एक जो सबसे बड़ा है जिसे बियर के नाम दिया जाता है, बियर कंट्री किसे कहा जाता है बताओ? नहीं मालूम होगा। हिस्टोरिकली बियर कहा जाता है भालू को, भालू मतलब वो उसे कहा जाता है रशिया को, रशिया भी इसी में आता है। एनेक्सर 1 कंट्री, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2, मतलब एनेक्सर 1 ही कहते हैं मोस्टली। ये तो हो गए वो कंट्रीज। अब नॉन एनेक्सर 1 में कौन से आते हैं उनका भी नाम लिख लो। इसे शुरू करता हूं साउथ अमेरिका से सीधा। चिली, कोलंबिया, बोलीविया, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिकन सारे कंट्री प्लस अफ्रीकन कंट्री सारे, सारे नहीं मेजर मेजर, क्योंकि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री एलडीसी में है, लीस्ट डेवलप्ड में। एशियन कंट्रीज में कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, चाइना है और इंडिया भी इसी में, कंबोडिया भी इसी में, वियतनाम भी इसी में। वियतनाम शायद नहीं है, वियतनाम, हाँ वियतनाम है वियतनाम लिस्ट में है। नॉन एनेक्सर 1। और चौथी कैटेगरी है एलडीसी की, उसमें बहुत कंट्रियां छोटे छोटे, सोलोमन आइसलैंड, ये सारे कंट्री है। एलडीसी में तो बहुत छोटे छोटे कंट्री है, बहुत पुअर कंट्रीज है, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अब ये कहा गया कि ये जो एनेक्सर 1 कंट्री है और नॉन एनेक्सर 1 कंट्री है, इन्हीं के बीच में जो मैकेनिज्म होगी वो होगी सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और जो एनेक्सर 1 कंट्री है और एनेक्सर 2 कंट्री है, इनके बीच में होगी या एनेक्सर 1 और एनेक्सर 1 कंट्री के बीच में, या एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 कंट्री के बीच में होगी जेआई, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, या एमिशन ट्रेडिंग। अब हम ध्यान करते हैं, फिर से बैक चलते हैं रियो जेनेरो सम्मेलन पे। उस सम्मेलन में गवर्नमेंट ने हिस्सा लिया था, सबने, जिन्हें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे वो सब, आईजीओ। लेकिन उस सम्मेलन में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कॉर्पोरेशन और एनजीओ ने भी हिस्सा लिया था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब तो ये तो हमने कर दिया कंट्री के हिसाब से डिवीजन। अब हम आते हैं दूसरा डिवीजन आपको करते हैं, किन किन सेक्टर्स में काम होना है, इकोनॉमी के किन किन सेक्टर में काम होना है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों सेक्टर्स में काम होना है। इकोनॉमी का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर आप जानते ही होंगे। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आती है, प्राइमरी में एग्रीकल्चर और पशुपालन आता है, और टर्शरी में सर्विसेज आती हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? अब सेक्टर कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होंगे, प्राइमरी के, सेकेंडरी के? तो देखो, प्राइमरी के जो सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, हम पहले ये देखें कि कौन कौन सी गैसेज किस किस सेक्टर से निकलती हैं। 6 ही गैस बताई थी मैंने, तुमने पता नहीं वो 7वीं कहां से लिख दिया। ओजोन, ओजोन कोई बहुत मटेरियल नहीं है।
ये किताबों में दे रखी होगी उसी में जो छपी हुई है। नेचुरली अकर करती है ना, इसीलिए लिखती है। वो कोई ग्रीन हाउस थोड़ी करती है। एंथ्रोपोजेनिक चाहिए ना, सवाल शब्द है एंथ्रोपोजेनिक, मानव द्वारा बनाई हुई। एक चीज ध्यान रखना, ये जितना भी क्योतो प्रोटोकॉल है ये केवल एंथ्रोपोजेनिक को रोकने के लिए, नेचुरल को नहीं है। इसमें कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं की गई कि ज्वालामुखी को फटने से रोका जाएगा। कार्बन तो उससे भी निकलता है। ये फंडा भी बिल्कुल क्लियर रखो दिमाग में। इसलिए ओजोन मत जोड़ो। जो किताबें इन्हें लिख रही हैं वो मार रही है कॉपी पेस्ट इंटरनेट से। सर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में लिखी है शायद, क्यों लेते हैं तो अगर हम फॉरेस्ट को बढ़ाएंगे तो फॉरेस्ट एक तरह के कार्बन डाइऑक्साइड के शोषण का काम करेगा, जिसे कार्बन सिंक कहा जाता है। जैसे सिंक में आप डालते हैं दुनिया भर की चीजें, वो सब चली जाती हैं उसमें। इज इट कार्बन सिंक? तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि CO2 का एमिशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पहला तो यह है कि फ्यूल कंबस्शन जो है उसके प्रोसेस को हम कुछ करें चेंज, जो फ्यूल जल रहा है। दूसरा यह है कि डिफॉरेस्टेशन को रोकें, यह भी आ जाएगा, क्योंकि उससे फॉरेस्ट बढ़ेंगे तो कार्बन सिंक ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। और एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही पौधे यूज करते हैं। तो इसका मतलब कि हम जहां जहां फॉसिल फ्यूल जलता है, जहां जहां एग्रीकल्चर होती है, जहां जहां फॉरेस्ट्री होती है या फॉरेस्ट्री से संबंधित कोई चीज है, तो उस सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। काम क्या होगा? काम होगा ये कि फॉसिल फ्यूल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर का मतलब बिजली बनाने में। जैसे ऊर्जा मंत्रालय कहते हैं ना, एक विभाग है पूरा ऊर्जा मंत्रालय, एनर्जी मिनिस्ट्री, यानी जहां बिजली बनती है। तो एनर्जी सेक्टर में हम कर सकते हैं इसमें काम। क्या कर सकते हैं? अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में यह है कि हम एनर्जी बनाने के जो हमारे ट्रेडिशनल स्रोत हैं, कौन से? थर्मल पावर, उसे कम कर सकते हैं। तो फ्यूल कंबस्शन कम होगा, कोयला कम जलेगा। कोयला कम जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूं। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि उनमें तेल जलता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं जो कि डीजल जनरेटर से चलती हैं, बिजली से चलती हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत यूज होता है। ईंट बनाने से लेकर सीमेंट बनाने तक लेकर सब जगह फ्यूल का यूज होता है। ईंट बनाना हो तो उसमें कोयला जलाया जाता है, और अगर सीमेंट बनाना हो तो उसमें बड़े बड़े बॉयलर, बड़े बड़ी मशीनरी चलती हैं जिप्सम को पीसने वाली, पत्थर को पीसने वाली। क्लियर? तो हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट में भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं जिससे कि फॉसिल फ्यूल न जले। तो मोटा मोटा ये हो गया एनर्जी सेक्टर। दूसरा मीथेन। मीथेन गैस सबसे ज्यादा निकलती है एग्रीकल्चर फील्ड से, गन्ने की, वो सॉरी, धान के खेतों में से बहुत निकलती है। यह भी कहा जाता है कि कैटल्स के पेट में से निकलती है। यह भी कहा जाता है कि बायोमास के बर्निंग से मिलती है। बायोमास, काऊ डंग, जो आप गोबर के उपले जलाते हैं उनसे मीथेन निकलती है। जो आप लकड़ी जलाते हैं उनसे निकलती है, जो आप कोयला जलाते हैं उनसे निकलती है। बायोमास का फ्यूल है ना, देहातों में बहुत यूज होता है खाना पकाने के लिए। बहुत सारे जो दलदल है, मार्शी एरिया, उनसे निकलती है मीथेन। तो अब इसमें क्या करना चाहिए हमें? मैं केवल अभी सीडीएम के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं, जेआई और एमिशन ट्रेडिंग में नहीं गया। करना उनमें भी मोटा मोटा यही होता है, लेकिन डिफरेंट है वो। इसमें हमें क्या करना है?
जैसे मैं आपको बताऊं, अफ्रीकन कंट्रीज है तंजानिया, जाम्बिया, वहां क्या है कि वो लोग खाना बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट को काट करके फॉसिल फ्यूल को यूज करते थे, पेड़ों के तनों को। तो इस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत उनके यहां लकड़ी के स्टोव वितरित किए गए, जो बहुत एनर्जी एफिशिएंट तरीके से बनाए गए, जिससे कि एमिशन कम हो। तो ये लकड़ी के स्टोव विकसित करके, मतलब लकड़ी के स्टोव उन्हें मजाक में कह रहा हूं मैं, स्टोव तो वो दूसरे तरीके के हैं। स्टोव विकसित करना और डेवलप करके उन्हें देना, ये किसी न किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या किसी इन्हीं एनेक्सर 1 कंट्री ने किया होगा। उससे क्या होगा कि उनका फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कम हुआ होगा, बर्निंग कम हुई होगी। तो ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का हिस्सा है। इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में एक कंट्री तो इन्वेस्टर कंट्री होता है, दूसरा कंट्री होता है होस्ट कंट्री। तो जो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 वाले कंट्रीज हैं वो इन्वेस्टर कंट्रीज हैं, और नॉन एनेक्सर 1 वाले होस्ट हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शायद हिंदुस्तान का तो है ही है, वो हिमाचल प्रदेश में इसी के तहत बनाया गया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत। इन्वेस्टर कंट्री वही हो गए, वो पैसा लगाएंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, और होस्ट कंट्री को फायदा ये होगा कि उसे एक बड़ा साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी मिलता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, मैं बताता हूं आपको, यस, इसका नाम है प्रोजेक्ट का मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में पुनः वन को लगाना, एफॉरेस्टेशन करना। ये दुनिया का सबसे बड़ा सीडीएम प्रोजेक्ट है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का। इससे फायदा ये होगा कि फॉरेस्ट बढ़ेगा तो कार्बन सिंक बढ़ेगा। तो इंडिया चूंकि नॉन एनेक्सर 1 कंट्री है तो होस्ट कंट्री है, और किसी एनेक्सर 1 कंट्री है जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा आपको, उसमें इसने पैसा दिया है ये सब करने के लिए। क्यों लगाया गया हिमाचल प्रदेश में? कि पिछले 50-100 सालों में हिमाचल प्रदेश में नेचुरल वेजिटेशन का बहुत डिग्रेडेशन हुआ है, उसे पुनः 1850 के लेवल पे पहुंचाना है। इसलिए फिर से एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, वनों को फिर से जीवित किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो वनों में रहने वाले लोग हैं, उनके गांव हैं, उनमें कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जैसे कि उनके गांव जो हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक सप्लाई लोकल सोलर पैनल से लेकर के, और जो लोकल एनर्जी है हाइड्रो पावर की, उसका उपयोग करके छोटे छोटे प्लांट लगा के उन्हें इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है, इंस्टीड के उन्हें बिजली किसी थर्मल प्लांट से दी जाए। क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है ना? जी सर। यस सर। मैं आपको एग्जांपल से पहले इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इसके बड़े कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने भी इसी तरह का एक काम किया। वर्ल्ड बैंक ने यह कहा कि हम एक कार्बन फंड बनाएंगे, और उसने एक बनाया वर्ल्ड बैंक कार्बन फंड, और इसमें यह कहा कि भाई
उन्होंने 5-6 बड़े बड़े देश जो एनेक्सर 1 कंट्रीज थे वो शामिल कर लिए, जैसे कनाडा, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, और बहुत सारे एमएनसी शामिल कर ली, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। और ये कहा कि एक फंड बनाते हैं हम, तो वो फंड बना लगभग $180 मिलियन का। और उससे उन्होंने कहा कि हम दुनिया में कई जगह ये काम करेंगे, तो उसकी पूरी रिसर्च होती है कि यहां ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम इंडिया में जो है बायोमास के प्लांट लगाएंगे, बायोमास से बिजली बनाने वाले 3। इसी तरह से ब्राजील में लगाएंगे। चिली में उन्होंने कहा एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे हम। ऐसी ये कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कोस्टारिका, वहां विंड एनर्जी का बहुत उपयोग हो सकता है, तो उन्होंने कहा या विंड एनर्जी का बनाएंगे। बोलीविया में गैस के बहुत रिजर्व हैं, तो यहां गैस का बना सकते हैं कुछ, लेकिन वो एफिशिएंट बनाएंगे, मतलब जिससे कि काम ज्यादा हो, एनर्जी कम लगे। बल्कि उन्होंने एक जियोथर्मल प्रोजेक्ट भी फाइनेंस किया इंडोनेशिया में। जियोथर्मल एनर्जी, जमीन में जो अंदर गर्मी है उससे जो एनर्जी निकलती है, उससे जो बिजली बनती है, जियोथर्मल एनर्जी। तो ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का हिस्सा हो गया। अब दूसरी गैस है मीथेन। मीथेन मैंने बताया आपको एग्रीकल्चर से। तो उन्होंने कहा भाई हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे जो कि इको फ्रेंडली हो। एग्रीकल्चर फील्ड में भी उन्होंने टेक्नोलॉजी देने का वादा किया। अब जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी फॉसिल फ्यूल में ही सबसे ज्यादा निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति है। और ये जो 3 फ्लोरिनेटेड कार्बन हैं, हाइड्रोफ्लोरो, परफ्लोरो और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये जनरली सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में निकलती है। फॉसिल फ्यूल से बहुत लेना देना नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में निकलती है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड तो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में भी निकलती है, उस प्रोसेस में भी। तो इनसे संबंधित जितनी चीजें हैं, उन्होंने कहा इनसे संबंधित जितने सेक्टर्स हैं उनमें भी हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म करेंगे। जैसे कि जो सॉलिड वेस्ट है उसका डिस्पोजल, ताकि वेस्ट से इस तरह की गैसेज ना निकले। तो सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल का अगर कोई आपके गांव में प्रोजेक्ट लगता है इसके तहत, तो वो वही होगा आपके शहर में लगता है। वेस्ट इंसनरेशन, वेस्ट इंसनरेशन कहते हैं वो जो कूड़ा जलाने के जो प्रोजेक्ट होते हैं, इंसिनरेट करना। जैसे आपको ध्यान होगा तो पहले एक जमाने में जो इंजेक्शन सिरिंज मेडिकल कॉलेज के हुआ करते थे वो सब कूड़े में पड़े रहते थे, और इसी के तहत आपने देखा हर जगह पीले डब्बे, हरे डब्बे, नीले डब्बे रख गए हैं। जो गार्बेज वाला फिनोमिना आया है वो इसी के तहत बहुत कुछ हद तक अवेयरनेस आई है। अब उसमें ये कर दिया गया कि भाई अब आप जो है वो क्या नाम है ये जो मेडिकल वेस्ट है, आप जाएंगे किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, वहां पूछ लेंगे साहब वो इंसिनरेशन प्लांट कहाँ है। इंसिनरेशन कहते हैं वो जलाने वाला, एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हर मेडिकल कॉलेज में, उसमें इतनी बड़ी चिमनी है वो सब जला देती है उसे, मेडिकल वेस्ट को। तो बेसिकली इनसे हार्मफुल गैसेज ना निकले। मालूम पड़ा इस वेस्ट को उठा के लोग इसको जला के फ्यूल पर यूज करते हैं छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। जी सर। अब तो जैसे सर जो पैथोलॉजी वगैरह भी हैं सर, उन पे भी कलेक्ट करने अलग से आते हैं मेडिकल वेस्ट। मैं आपको लिंक कर पा रहा हूँ फील्ड के एग्जांपल से इस कंसेप्ट को, इसीलिए मैं छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको।
राइस कल्टीवेशन के जो टेक्नोलॉजी है उसे बदलने की जरूरत है, जिससे मीथेन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो। भाई नेचर ने तो आपको इतना राइस फील्ड दिया नहीं है, नेचर ने तो 4-5 घास के मैदान दिए हैं केवल आपको। अमेरिका में प्रेरीज दे दिया है, यूरोप में स्टेपीज दे दिया है, कहीं लेनोस दे दिया है, कहीं सवाना घास के मैदान दे दिए हैं। तो उतनी ही घास यानी गेहूं अलाउ करती है नेचर। आपने पूरी दुनिया को राइस कल्टीवेशन में बदल दिया है, सारे फॉरेस्ट काट के ही तो बदले हैं ये सब राइस फील्ड। नेचर ने तो इसमें फॉरेस्ट बनाया है। भाई ह्यूमन ने ही तो ये सब किया है। तो राइस कल्टीवेशन का इस तरह का तरीका वो देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं इंप्रूवमेंट की। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे बिल्कुल मीथेन रुक जाएगी, बट इट विल इंप्रूव। जी सर, नया कंसेप्ट भी आया है, सब बोलते हैं कि जब प्लांटेशन करते हैं, मतलब उसको रोपने के बाद पानी भर के, तब उसमें मीथेन का एमिशन ज्यादा होता है। तो अभी सर डायरेक्टली सीधा सीड डालो और उसको मतलब रोपने की अलग से वो जरूरत वाला वो टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर हो चुकी है सर, इंडिया में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं उसको, डायरेक्ट सीधे आप बीज से उगा लीजिए। अब आप लिंक कर पा रहे हो ना कंसेप्ट को फैक्ट से। फैक्ट जो आपने पढ़ रखे हैं घटना चक्र में, उनके फैक्ट को कंसेप्ट से लिंक कर पा रहे हो कि व्हाई इट इज हैपनिंग एंड इज ए पार्ट ऑफ सीडीएम। एग्रीकल्चर जो रेजिड्यू है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ करती थी, झूम कृषि, उसके स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी को बंद करना, कम करना, ये भी इसी का पार्ट है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस इस तरह के हैं, जैसे मेटल प्रोडक्शन होता है, मिनरल प्रोडक्शन होता है, हेलोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, बहुत सारी इंडस्ट्री इस तरह की है जो कार्बोनेटेड वाटर बनाने वाली इंडस्ट्री है, कोका कोला टाइप की, उसमें सब में ये यूज होते हैं, उससे कम करना। आपके यहाँ जो बॉटलिंग प्लांट लगेंगे उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी लाना जिससे इनका उपयोग कम हो। प्लस एनर्जी सेक्टर में हमें ऐसी ऐसी मशीनरी लानी है जिससे कि एनर्जी का कम कंजम्पशन हो और रिजल्ट ज्यादा है, जिससे फॉसिल फ्यूल कम जले, और जले भी तो फॉसिल फ्यूल ना जले, ग्रीन फ्यूल जले। दैट इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का मैंने एग्जांपल दिया आपको, इनमें से 3 गैसेस तो निकलती हैं, उनमें कुछ हद तक नाइट्रस ऑक्साइड भी शायद निकलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में लाइट रेलवे, मेट्रो रेलवे, रैपिड रेलवे, दिल्ली से मेरठ तक बन रही है पूरी रैपिड रेलवे, वो इसीलिए बनाई जा रही है कि ट्रांसपोर्टेशन फास्टर होगा और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा। नहीं, कार लोग अगर चलाएंगे तो बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा। पराली जलाने वाला भी वही इशू है, एग्रीकल्चर बर्न का। तो सवाल तो यूपीएससी ऐसे ही बनाएगी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत पराली जलाने को लिंक करिए। क्या हमें किसी विदेशी कंपनी की इसमें आवश्यकता है? क्योंकि हम नॉन एनेक्सर 1 है और वो एनेक्सर 1 है, या हम खुद के रिसोर्सेज से इसे कर लेंगे? इस समस्या के निपटाने के तकनीकी उपाय बताइए। राजनीतिक उपाय नहीं पूछ रहा वो आपसे, टेक्नोलॉजिकल उपाय पूछे तब। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सवाल आपके यहां नहीं आने जिन कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो। यूपीएससी किसी को देना हो तो भाई जरूर पढ़े। इसीलिए आज क्लास में बहुत प्रेजेंस कम है। मैंने सुबह ही डाल दिया था एक फोटो, इसीलिए उस फोटो को देख के बहुत सारे लोग अपना पलायन कर गए होंगे ना, भाई तुम्हें जरूरत नहीं। अब मैं असली बात पे आऊंगा कि सीडीएम क्यों, और इतनी मेहरबानी उनकी क्यों, और ये व्यवस्था क्यों की गई। पहले और थोड़े एग्जांपल समझ लो जो बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाए। 12 मिनट बचे हैं। फ्लीट के जो व्हीकल है उनमें अल्टरनेट फ्यूल हो,
ग्रीन फ्यूल जिसे कहते हैं। लाइटनिंग में भी CFL हो, जिससे कंजम्पशन कम हो। इंटीरियर डिजाइनिंग तक इसमें शामिल है कि आपके कमरे की डिजाइन इस तरह से हो जिससे उसमें नेचुरल लाइट ज्यादा आए, तो आपको लाइट ना जलानी पड़े ज्यादा, तो फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा। ताज्जुब की बात यह है कि फ्यूल कंजम्पशन सबसे ज्यादा क्रूज करता है। एरोप्लेन से भी शायद 300 गुना ज्यादा है उसका, 30 गुना या 300 गुना। और ये क्रूज का कंसेप्ट यूरोप और अमेरिका के कंट्रीज का ही है। इसीलिए क्रूज का किराया बहुत महंगा होता है। वो क्रूज ले जाते हैं वहां पोलर रीजन में 3 महीने के लिए, और वो क्रूज बेसिकली 5 स्टार होटल की तरह ही होते हैं, तैरते हुए एटलांटिक के थ्रू आपको ले जाएंगे वहां पोलर में, वहां 2 दिन टेंट लगा के रखेंगे, फिर वहां जाके फिर आपसे जो हाथ में छड़ी पकड़ा देंगे कि लो इस बर्फ पे चलो तुम, और उसका पैसा डॉलर्स में बहुत चार्ज करते हैं। इंडियन करेंसी में क्रूज में अगर आप जा रहे हैं 2 महीने के लिए तो 2-3 करोड़ से कम नहीं लगेंगे। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल ये कि वो जो क्रूज जो चलता है शिप, उसमें हवाई जहाज से भी 20-30 गुना ज्यादा फ्यूल लगता है और बहुत पॉल्यूशन करता है वो। तो डेवलप्ड कंट्रीज जिन चीजों की बातें करते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, वो सबसे पहले तो जो क्रूज इंडस्ट्री है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जाम्बिया और नामीबिया से कह रहे हैं कि तुम बल्ब मत जलाओ, तुम ये CFL ले लो। अरे भाई, आप अपने यहाँ जो एनर्जी कंजम्पशन है, ये बेसिकली व्यवस्थाएं क्यों आई, इसे भी आपको समझना पड़ेगा। वो अपने एनर्जी कंजम्पशन को बहुत आसानी से कम नहीं करना चाहते, उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है। घरों में आप कैसे कर सकते हैं, सोलर वाटर हीटर लगा करके। बल्कि लखनऊ में तो, मैं जहां रहता था, लखनऊ में तो पूरे के पूरे आ रहे हैं। बायोमास के कुकिंग स्टोव दिए जाएं, जिससे कि फ्यूल कंजम्पशन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ना निकले। सोलर वाटर हीटर, आजकल सोलर का कंसेप्ट तो हर बड़े शहर में आ गया, लखनऊ में तो बहुत ज्यादा है। हर आदमी ने अपने घर पे लगा रखा है। उसमें से जो बिजली बनती है वो सस्ती रहती है, 1-1.5 लाख का लग जाता है। उसके बाद अपने घर का उससे खर्चा निकल आता है, और जो बच जाती है वो बिजली विभाग को बिक भी जाती, ग्रिड में चली जाती है। इस तरह की व्यवस्था है, लखनऊ में तो है। वहां ग्रिड में चली जाती है और कम पड़ती है तो उसी में से आ जाती है। अभी ये शायद छोटे शहरों में डेवलप नहीं हुआ है। सर वैसे डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन डर से लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। जैसे दुकानें हैं तो उसमें उनको कमर्शियल मीटर अलग से लगाना पड़ता है, जिसका चार्ज एक्स्ट्रा होता है। तो सर जैसे घर में दुकानें थी, जब उन्होंने उसको कमर्शियल मीटर लगाना शुरू किया तो लोगों ने क्या किया कि उतने के लिए ना उन्होंने पैनल लगवा लिए सबने, क्योंकि उसको वो ज्यादा पड़ते हैं उनके लिए। कमर्शियल बिजली महंगी है ना, इंडस्ट्रियल सबसे ज्यादा महंगी है, उससे कम महंगी कमर्शियल और डोमेस्टिक सबसे सस्ती है। जी सर, तो उन्होंने उस डर से ना अपने अपने मतलब दुकानों के लिए या जो भी उन्होंने पर्टिकुलर स्टोर बना ये रखा है। चीजें दिखाती है कि अगर गवर्नमेंट चीजों में इंसेंटिव दे और मार्केट से बहुत सारी चीजें डिसाइड हो जाती है। आपका जो फ्यूल कंजम्पशन पैटर्न है बहुत कुछ हद तक मार्केट से डिसाइड हो जाता है।
यूनिट्स लगाएं जिनमें कुछ भी प्रोडक्शन बनना हो, मैं कह रहा हूं कोल प्रोडक्शन ही हो रहा सही, आयरन प्रोडक्शन ही होना सही, तो उनमें जो मोटर्स हैं, लाइटनिंग है, जो मशीनें जिस पे चल रही हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हो, एनर्जी कम ले और एफिशिएंसी उनकी ज्यादा हो। आपके जो बॉयलर्स हैं जिनसे के बिजली प्रोड्यूस होती है, वो बॉयलर्स ज्यादा एफिशिएंट हो। इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी सीडीएम के तहत आती है। मोर एफिशिएंट डिजाइन, प्लांटेशन में बहुत सारे चेंजेस करना, जैसे इन्होंने बताया धान के प्लांटेशन में। अब सवाल ये उठता है कि मैंने आपको बताया कि सीडीएम इज द ओनली मैकेनिज्म जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल में जिसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड की पार्टनरशिप है। बाकी तो जेआई और ईआर एमिशन ट्रेडिंग ईटी वो दोनों डेवलप्ड के बीच में। सीडीएम बेसिकली दोनों के लिए बेनिफिशियल है, होस्ट कंट्री के लिए भी और इन्वेस्टर कंट्री के लिए भी। अब सवाल उठता है कि इतनी मैंने रामायण बता दी आपको, ये जो सीडीएम है इसका उपयोग जो पैसा लगा रहे हैं कंट्री उनके लिए क्या है? उनके लिए जो इसका उपयोग है वो है सर्टिफाइड एमिशन। क्या हुआ? उन्हें मिलते हैं पॉइंट्स, जैसे गेम में आपको मिलते हैं, क्या मिलता है उन्हें? उन्हें मिलते हैं पॉइंट्स, क्रेडिट जिन्हें कहते हैं, सीईआर, सर्टिफाइड एमिशन रेटिंग रिडक्शन रेट वाला। और एक जो पॉइंट होता है, 1 टन कार्बन उत्सर्जन का लाइसेंस होता है एक तरह से, कि अगर आपने कोई ऐसी यूनिट किसी डेवलपिंग कंट्री में लगा दी, अगर वो न, फिर ध्यान से सुनना, अगर वो न लगाई जाती तो कार्बन उत्सर्जन होता। जैसे कि अगर वो इस सोलर एनर्जी का आपने लगा दिया वहां प्लांट, उसकी जगह वो वहां की गवर्नमेंट थर्मल वाला लगा देती या वहां की कोई प्राइवेट कंपनी लगा देती, तो कार्बन निकलता कि नहीं निकलता? तो उस कार्बन को निकलने से आपने बचा लिया, तो जितना कार्बन आपने निकलने से बचाया वो कैलकुलेट हो जाता है। उस कार्बन के बराबर मान लीजिए कोई 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट है या 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उसमें निकलता 600 टन कार्बन, और 1 टन कार्बन पर आपको 1 पॉइंट मिल रहा है। आपने वहां जाकर के, मेरी एक बड़ी कंपनी है अमेरिका में, मैंने उठा करके गांबिया में या जाम्बिया में जाकर के एक सोलर प्लांट लगा दिया बड़ा, तो उस सोलर प्लांट के लगाने पर मुझे 600 पॉइंट मिल गए केवल। अब आप कहोगे साहब ये 600 पॉइंट का मैं करूंगा क्या? 600 मेरे को पॉइंट मिल गए गेम्स में, मैंने वहां पैसा लगा दिया, 600 पॉइंट मैंने अर्न कर लिए। बेसिकली वो 600 पॉइंट में क्यों अर्न करना ये समझे आप। मेरी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी यूनिट प्रोडक्शन की अमेरिका में, वो कार्बन उत्सर्जन बहुत कर रही है। अब वो जो 600 पॉइंट मुझे मिलेंगे, उन 600 पॉइंट में प्रत्येक पॉइंट में मैं 1 टन कार्बन और निकाल सकता हूं। तो वो 600 टन मेरी यूनिट निकाल देगी, तो मुझे ये नहीं माना जाएगा कि मैंने इस क्योटो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं अपनी, या तो मेरे पास 2 विकल्प है, या तो मैं अपनी यूनिट बंद करूं ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम हो, या मैं किसी डेवलप्ड कंट्री में जाकर सोलर पैनल लगा दूं तो मेरी यहां की दुकान चलती रहे, और डेवलप्ड कंट्री को फायदा ये होगा कि उन पर तो बिजली ही नहीं है, उन्हें सोलर एनर्जी मिल जाएगी। आया समझ में? नहीं आया? तो ये पॉइंट्स गेन होते हैं इसमें, इसी को कार्बन मार्केट कहा जाता है। और इस पॉइंट्स के बारे में ये कहा गया कि ये पॉइंट सेलेबल है, अगर मैं नहीं यूज कर पा रहा तो मेरे फ्रेंड को मैं बेच दूंगा।
डेवलपिंग कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा नहीं, वो भी जूता चप्पल जलाना शुरू कर देंगे। मैंने मान लीजिए किसी डेवलपिंग कंट्री में सीमेंट की ईंटें बनाने का प्रोग्राम लगाया, अगर मैं वो नहीं करता तो वो तो दे दनादन फसल की पराली को जला रहे थे वहां, उसे हटा करके, क्योंकि मेरी ऑलरेडी यूनिट यूएस में या वेस्टर्न यूरोप में लगी हुई है, मैं एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मालिक हूं, तो मैंने जो 40 पॉइंट्स किसी भूटान जैसे देश में या किसी डेवलपिंग कंट्री में जाके लगाए, उससे मुझे 40 टन एक्स्ट्रा कार्बन निकालने की परमिशन मिल गई, तो मेरा वो प्लांट बंद होने से बच गया। और मेरे को हो सकता है अभी मेरी कैपेसिटी 26 की निकालने की है, तो बाकी 14 मैंने सेल कर दिए, और नहीं है तो एक यूनिट और लगा दी 14 की। बेसिकली मोटा मोटा अगर आप देखेंगे ऊपर से, पूरे वर्ल्ड के ऊपर से, तो देखेंगे कि ये एक तरह से अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बनाए रखने का डेवलप्ड कंट्रीज का एक तरीका है कि उन्हें फायदा ये कि भाई हमारे एनर्जी जो कंजम्पशन है उससे कोई समझौता नहीं होने पाएगा, तो इससे फायदा तो है ही। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें एनर्जी कंजम्पशन लगातार एमिशन कर रहे हैं, वो इन्हें इन पॉइंट्स को गेन करके। इट अलाउज इन्वेस्टर कंट्री, जो इन्वेस्टर कंट्री है वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस के टारगेट को कम कर सकता है इससे। अब आप कहेंगे इसके अलावा भी तो बहुत सारी तरीके थे, लेकिन वो जो और तरीके हैं वो इससे ज्यादा महंगे हैं। उन्हें हो सकता है अपनी अगर एक प्रोडक्शन यूनिट कम करनी पड़ जाए तो उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा डेवलपमेंट का। क्लियर? इसमें होस्ट कंट्री को ये राइट दिया गया कि वो ये तय करे कि किस तरह का प्रोजेक्ट लगेगा उसके, क्योंकि इस बैठक के दौरान 94 से 97 तक जब इसकी सीओपीज हुई तो डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे बड़ा शक ये था कि वहां की फालतू टेक्नोलॉजी यहां लगा दी जाएगी, और उनको शक ये भी था कि भैया ऐसा तो नहीं बेकार के प्रोजेक्ट यहां लगा दिए जाए जिनकी कोई जरूरत ही ना हो। तो उसमें ये शर्त रख दी गई कि होस्ट कंट्री विल फाइनल द थिंग्स, वो अपनी जरूरत को आइडेंटिफाई करे, या न कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कोई डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करे। इस सबको मॉनिटर करने के लिए उन्होंने UNFCCC में एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया जिसमें 10 मेंबर होते हैं। वहां ये प्रोजेक्ट पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो इसकी फीजिबिलिटी करेंगे, फिर होस्ट कंट्री से सहमति लेंगे, पूरी मॉनिटरिंग इंडिपेंडेंट होगी और आपकी सारी की सारी चीजें पब्लिक की जाएंगी। मान लीजिए कि किसी अफ्रीकन कंट्री के कोल फील्ड में आग लग गई है और वो आग बुझ नहीं पा रही पिछले 1-1.5-2 साल से। फिनलैंड की गवर्नमेंट उस आग को बुझाने की मैकेनिज्म या उसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करती है और कहती है कि ये आग बुझाते हैं हम, चलो 1 साल बुझा दें, और मान लो कि वो आग 5 साल और जलती तो कितना कार्बन निकलता। तो ये आग बुझाने की मैकेनिज्म भी इसी में शामिल है। इसके बहुत फील्ड्स हैं, तो एग्जांपल मैं अब तक कम से कम 15-20 तो दे चुका आपको। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। बाकी लोग? जी सर, क्लियर है सर। आ गया। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म समझ में आ गया? जी सर। अभी इसकी और जो एनालिसिस है वो करनी शेष है, इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना?